रात को चार्ल्स के घर पे एक पार्टी चल रही होती है। वहाँ पे जितने भी लोग आए थे सब लोग चार्ल्स की तारीफ कर रहे थे कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करता है। जिस पे चार्ल्स का फादर कहता है हाँ, पर उसे अभी भी बहुत कुछ चीजें इम्प्रूव करनी है। पर चार्ल्स खुश नजर नहीं आ रहा था। अभी वो सोच रहा होता है ये सब कुछ कितना अनोइंग है। एक हफ्ता गुजर चुका है पर वो मुझसे अभी भी गुस्सा है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। चार्ल्स सी से कह रहा होता है परफॉर्मेंस खत्म हो चुका है। आज मेंशन में एक पार्टी रखी गई है, क्या तुम वहाँ पे आना चाहोगे? जिस पे सी कहता है मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अच्छा होगा कि मैं पियानो रूम में रह के कुछ देर पियानो बजाऊं। ये सब कुछ सोच के चार्ल्स अभी बहुत ही ज्यादा परेशान था, इसीलिए वो पार्टी के दौरान बहुत हेवी ड्रिंक करता है। उसका फादर कहता है चार्ल्स क्या तुम्हें नहीं लग रहा है तुम कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रहे हो? जिस पे चार्ल्स कहता है फादर मैं माफी चाहता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं वापस जा सकता हूँ? ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। इधर हमें सी को दिखाया जाता है जो पियानो रूम से बाहर निकल रहा था। पियानो प्रैक्टिस करके अभी वो थक चुका था, इसीलिए वो वापस अपने कमरे में जाके सोना चाहता था। पर तभी वहाँ पे चार्ल्स आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे देख के सी सोचने लगता है उसे तो पार्टी में होना चाहिए था ना। तभी उसे अल्कोहल की स्मेल आने लगती है। वो सोचने लगता है क्या उसने कुछ ज्यादा पी रखी है। सी पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या पार्टी खत्म हो गई है? ये कह के वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है पर चार्ल्स ने उसे कस के पकड़ा था। सी कहता है चार्ल्स क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो, अब मुझे जाने दो। चार्ल्स कहता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम सर्वेंट से चीयरफुल होकर बातचीत करते हो पर तुमने मेरे साथ कभी भी ऐसे बात नहीं की। सी कहता है अभी तुम नशे में हो, हम इसके बारे में कल बात करेंगे जब तुम होश में रहोगे। ये सुन के चार्ल्स चिल्लाते हुए कहता है मैं अभी पूरी तरह से होश में हूँ। फिर वो उसके कंधे पे सर रखते हुए कहता है प्लीज मुझे इग्नोर मत करो, जिसकी वजह से सी थोड़ा ब्लश करने लगता है और कहता है मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करूंगा पर तुम्हें मुझे दूसरों से बातचीत करने देना होगा। चार्ल्स कहता है नहीं ये हो नहीं सकता, तुम सिर्फ मुझसे बात करोगे। ये सुन के सी गुस्से से सोचने लगता है वो नशे की हालत में भी इतना जिद्दी कैसे हो सकता है। फिर वो आगे कहता है तुम वापस अपने कमरे में जाओ, हम इसके बारे में कल बात करेंगे। चार्ल्स नशे की हालत में कहता है मुझसे वादा करो कि तुम मुझे इग्नोर नहीं करोगे। सी कहता है ठीक है मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करूंगा, क्या ये काफी है तुम्हारे लिए? अब तुम एक अच्छे बच्चे की तरह अपने रूम में जाओ। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि चार्ल्स अपने कमरे में था। सी पूछता है क्या तुम ठीक हो? जिस पर चार्ल्स कहता है हाँ मुझे बस थोड़ी थकावट लग रही है। सी कहता है तुम अपने कपड़े बदल लो और सोने चले जाओ, मैं वापस अपने कमरे में जा रहा हूँ। पर तभी चार्ल्स उसे बेड में पुश करते हुए कहता है तुम झूठे हो, तुमने कहा था कि तुम मुझे इग्नोर नहीं करोगे पर देखो तुम मुझे फिर से छोड़ के जा रहे हो। ये सुन के सी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है मैं तो बस अपने कमरे में जा रहा हूँ सोने के लिए। चार्ल्स उसे हक करते हुए कहता है मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला। सी गुस्से से सोचने लगता है क्या अब मुझे एक ड्रंकर के साथ आर्ग्यू करना होगा? फिर वो शांत स्वर में कहता है ठीक है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, अब मेरे ऊपर से हटो। पर वो देखता है कि चार्ल्स तो ऑलरेडी सो चुका था। उसे इस तरह से नशे में देख के सी सोचने लगता है जब वो ड्रंक हालत में होता है वो किसी और पर्सन की तरह लगता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। चार्ल्स की नींद टूट चुकी थी। वो अपने सर पे हाथ देते हुए सोचने लगता है मेरे सर में दर्द हो रहा है। फिर वो याद करने की कोशिश करता है कि कल रात को क्या हुआ था। फिर वो सोचने लगता है जरा रुको, ये कपड़े, क्या कल रात मैंने अपने कपड़े बदले थे? जब उसे सब कुछ याद आ जाता है वो ब्लश करते हुए सोचने लगता है ये सब कुछ कितना एम्बेरेसिंग है। तो कल रात को उसने मेरी देखभाल की थी, क्या इसके बाद वो वापस अपने कमरे में चला गया था? तभी उसके कमरे में सी एंटर करता है और कहता है तुम जाग गए? फिर वो उसके करीब जाते हुए कहता है मुझे तो लगा था तुम दोपहर तक सोने वाले हो। चार्ल्स कहता है कल। तभी सी कहता है क्या तुम्हें याद है कल रात तुम नशे में थे? चार्ल्स कहता है तो क्या हम दोनों के बीच सब कुछ अभी ठीक है? सी कहता है मैं इसके बारे में बातचीत करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैंने कल इसके बारे में बहुत सोचा, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो सकता है अगर तुम मुझसे एक वादा करोगे तो। चार्ल्स परेशान होकर पूछता है कैसा वादा? सी कहता है तुम मुझे सर्वेंट से बातचीत करने दोगे और तुम भी मेरे साथ उनसे बातचीत करोगे ताकि तुम उन्हें अच्छी तरह से समझ सको। चार्ल्स इसके लिए मना करने ही वाला था पर तभी सी उससे कहता है तुम इतनी जल्दी इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, मैंने कल इसके बारे में बहुत देर तक सोचा था। मुझे लगता है जब तुम उन लोगों से बातचीत करने लगोगे तब तुम्हारी पर्सपेक्टिव भी बदलने लगेगी। फिर वो आगे कहता है मुझे बस एक हफ्ते का समय दो, अगर एक हफ्ते के बाद तुम्हारी पर्सपेक्टिव नहीं बदलेगी तो फिर मैं सिर्फ तुम्हारी बातें ही सुनूंगा। चार्ल्स कहता है तो ठीक है, मैं होप करता हूँ कि एक हफ्ते के बाद तुम्हें
तुम्हें ये वादा याद रहेगा। इसके बाद हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है। चार्ल्स कहता है तुमने तो कहा था कि हम दोनों साथ में जाएंगे। सी कहता है इस तरह से लोग तुमसे डरने लगेंगे, तुम यहीं पे खड़े होके हम लोगों की कन्वर्सेशन सुनना। अभी वो सोच रहा होता है अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा रहेगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी तुमसे बातचीत करने का। चार्ल्स कहता है मैं तुम्हें 10 मिनट का समय दे रहा हूँ। सी कहता है हाँ ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सी एक कमरे में एंटर करता है और मेड से कहता है गुड मॉर्निंग। उसे देख के वो दोनों मेड पूरी तरह से हैरान में पड़ जाती है। एक मेड कहती है सर आप किचन में क्या कर रहे हैं। सी कहता है मुझे थोड़ी भूख लग रही थी इसीलिए मैं अच्छा खाना खाने के लिए यहाँ पे आ गया। दूसरी मेड कहती है हम लोग खाना भिजवा भी सकते हैं, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। सी बहुत ही जेंटल तरीके से उनसे कहता है मैं बोर भी हो रहा था इसीलिए मैं तुम लोगों के पास आ गया कुछ बातचीत करने के लिए। एक मेड कहती है पर यंग मास्टर ने हम लोगों को आपसे बातचीत करने के लिए मना किया था। जिसपे सी कहता है मैंने उससे बात कर ली है। राइट वाली मेड कहती है पिछली बार मैं तो बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ गई थी, मैंने पहली बार यंग मास्टर को इतने गुस्से में देखा था। लेफ्ट वाली मेड कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने आज तक उन्हें इतने गुस्से में नहीं देखा था। फिर राइट वाली मेड सी से पूछती है सर क्या हम लोग आपका पियानो सुनने के लिए जा सकते हैं। सी कहता है ऑफ कोर्स। तभी उसे एहसास होता है कि चार्ल्स स्टेयर कर रहा है इसीलिए वो सोचने लगता है अगर मैंने इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू किया तो मुझे लगता है कोई जरूर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों मेड सी को टी और बिस्किट ऑफर करते हैं। सी पूछता है क्या तुम लोगों को मेरी पियानो अच्छी लगती है। जिसपे राइट वाली मेड हंसते हुए कहती है क्या आपको पता नहीं काम करने के दौरान लीजी आपका गाना गुनगुनाती रहती है। ये सुन के मेड लीजी ब्लश करते हुए कहती है तुम भी तो ऐसा करती हो ना। दूसरी मेड कहती है ऐसा इसीलिए था क्योंकि मैंने पहली बार एक कंप्लीट सॉन्ग सुना था। ये सुन के सी हैरान होकर कहता है क्या तुम लोगों ने इससे पहले कभी भी एक कंप्लीट सॉन्ग नहीं सुना था। जिसपे लीजी कहती है नहीं, म्यूजिशियन परफॉर्म करने के लिए सिर्फ मेंशन के हॉल में जाते हैं और हम लोग ज्यादा देर तक हॉल में रुक नहीं सकते थे। दूसरी मेड कहती है जब यंग मास्टर प्रैक्टिस करते हैं तब हम लोग चुपके से सुन लेते हैं पर हमारी हिम्मत नहीं होती थी उनके करीब जाने का, इसीलिए हम लोग कभी भी उनके परफॉर्मेंस को क्लियरली नहीं सुन पाते थे। उनकी बातें सुन के चार्ल्स थोड़ा परेशानी में पड़ जाता है। लीजी कहती है हम लोग अपने आप को बहुत ही ज्यादा फॉर्चून समझते हैं क्योंकि ज्यादातर कॉमनर्स को म्यूजिक के बारे में कुछ भी जानने का हक नहीं है। सी पूछता है ऐसा क्यों है। लीजी कहती है ऐसा इसीलिए है क्योंकि म्यूजिक एक बहुत ही एक्सपेंसिव चीज है, कॉमनर्स के लिए लाइफ बहुत ही ज्यादा टफ होती है। फिर वो आगे कहती है पिछले साल स्नो स्टॉर्म की वजह से बहुत सारे जगहों पे हार्वेस्ट ठीक से नहीं हुई थी जिसकी वजह से इस साल फ्लोर और ब्रेड की कीमत बढ़ने लगी। कीमत इतनी बढ़ गई थी कि कॉमनर्स इन्हें खरीद भी नहीं पा रहे थे। दूसरी मेड कहती है हाँ वो बिल्कुल सही कह रही है, चार्ली कुछ देर पहले ग्रोसरी शॉपिंग करके यहाँ पे आया था और उसे सुनने को मिला है कि मॉबस्टर को स्लम एरिया में फिर से एग्जीक्यूट कर दिया गया। सी पूछता है उन्होंने क्या किया था। लीजी कहती है उन्होंने टैक्स कलेक्टर के ऊपर विद्रोह किया था। इस साल रॉयल फैमिली ने सडनली न्यू टैक्स कलेक्शन की अनाउंसमेंट की है। ज्यादातर लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे इसीलिए कुछ लोगों ने विद्रोह किया था। तभी लीजी को कुछ सडनली रियलाइज होता है इसीलिए वो माफी मांगते हुए कहती है मुझे रॉयल फैमिली के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं कहना चाहिए था, वो लोग जो भी कर रहे हैं डेफिनेटली वो सही ही होगा। सी उनसे कहता है इनमें जिन लोगों की मौत हुई है तुम मुझे उनके बारे में डिटेल्स में बता सकती हो। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है उन लोगों से बातचीत करने के बाद चार्ल्स और सी दोनों कॉरिडोर में चल रहे होते हैं। सी पूछता है तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे। चार्ल्स कहता है अभी तुम लोगों ने मॉन्स्टर के बारे में बातचीत की पर मैंने न्यूज़पेपर में जो खबर सुनी थी ये उससे पूरी तरह से अलग है। सी पूछता है न्यूज़पेपर में क्या खबर छपी थी। चार्ल्स कहता है उसमें लिखा गया था कि वो लोग लुटेरे राक्षस थे जो बिना पल के झपकाए दूसरों की हत्या कर देते थे। फटे पुराने कपड़े और खूंखार दिखने वाले बदमाशों का वो एक समूह था, ठीक वैसे ही जैसे चूहे अंधेरे में घात लगाकर बैठे रहते हैं। वो चोरी करते हैं और हर तरह की गड़बड़ी पैदा करते हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनका एग्जिस्टेंस यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। सी उससे पूछता है तो तुम्हें क्या लगता है कौन सच कह रहा है। चार्ल्स परेशान होकर कहता है मुझे नहीं पता। अभी वो सोच रहा होता है जो बातें मुझे अब तक नहीं पता थी क्या ये सच है या फिर ये एक झूठ है जिसे बड़ी चालाकी से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है।